नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिखर क्लासेस पे। और हम जो रेगुलरली जो क्लासें लेके आ रहे हैं करंट जीके की, उसको शुरू कर रहे हैं। और उसके अगली नेक्स्ट कड़ी में आज का जो सेशन है उसमें हम पढ़ेंगे कल की जो समसाम की घटनाएं देश विदेश की जो भी हुई उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं और आज के इस मोटिवेशनल थॉट के साथ शुरुआत करते हैं कि मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। वो नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। देखो, सबसे बड़ी बात है मन में ना हमेशा आशावादी होना चाहिए। व्यक्ति को मन में हमेशा आस होनी चाहिए। आपका नसीब बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलेगा एक दिन, ये ध्यान में रखना। तो चलो इसी कड़ी में हम चलते हैं आगे, हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले ही सेशन में हम स्टार्ट करते हैं कि 11 अक्टूबर, ध्यान में रखना, 11 अक्टूबर, ये 11 अक्टूबर की डेट को आपको ध्यान में रखना। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसको ध्यान में रखना। 11 अक्टूबर की डेट को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 2023 की जो थीम थी उनमें उसकी थीम थी लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण। जो 11 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी लड़कियों के अधिकार में निवेश, हमारा नेतृत्व और हमारा कल्याण। यदि लड़कियों के जो अधिकार उनमें हम यदि हमारा निवेश करेंगे तो वो ही हमारा नेतृत्व करेंगे, वही हमारा कल्याण करेंगे। इसी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का जो 11 अक्टूबर को मनाया गया था वो इसी थीम के साथ मनाया गया था। आगे चलते हैं। अब देखो, भेल के निदेशक कौन से औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भेल भेल के निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये हमें बताना है। पहले हम देखते हैं भेल भेल क्या है। भेल क्या है? ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये एक भारत की जो अपने ऊर्जा तंत्र है उसमें एक बहुत बड़ी भारत की कंपनी है भेल, जो भारत की हेवी इलेक्ट्रिकल्स ये जो सामान है वो बनाती है। तो भेल के निदेशक औद्योगिक और प्रणाली एवं उत्पाद के रूप में किसे नियुक्त किया गया ये बताना है हमें। तो इसके किसे किया? बानी वर्मा, रमेश, राहुल सैनी और मुकेश। तो इसमें ध्यान में रखना, जो बानी वर्मा है इसको क्या बनाया गया? भेल का औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद का अध्यक्ष बनाया गया, निदेशक बनाया गया। किसको बनाया गया? बानी वर्मा। भेल की जो शाखा है औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद की, उसमें बनाया गया है। और अब देखो, भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल की स्थापना लिखनी है हमें भारत सरकार द्वारा नवंबर 1964 में। यह ध्यान में रखना, जो भेल है उसकी स्थापना नवंबर 1964 में की गई है। और इसके अभी भेल के निदेशक कौन है? भेल के निदेशक कौन है? डॉक्टर नलिन सिंघल। यह हमें ध्यान में रखना, जो भेल है उसके निदेशक कौन है? डॉक्टर नलिन सिंघल। और भेल की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1964 में। किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार के द्वारा। और इसके अभी औद्योगिक प्रणाली और उत्पाद जो शाखा है उसका निदेशक किसे बनाया गया है? तो ध्यान में रखना, बानी वर्मा को। इसी के आगे कड़ी में चलते हम और की आगे की घटनाएं देखते हैं। ये देखो, अब आगे की घटनाओं में है कि हरून इंडिया रिच लिस्ट। ये एक हरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है, यह आपको बताना है कि हरून इंडिया रिच लिस्ट में 2023 में भारत में सबसे अमीर भारतीय कौन है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो कौन है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, नरेंद्र मोदी या जेपी नड्डा। तो हमें इसमें आंसर बताना है, तो उसका सही आंसर होगा मुकेश अंबानी।
मुकेश अंबानी हमारे बहुत बड़े अमीर आदमी है, भारत के सबसे बड़ी अमीर, और हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। तो इसको ध्यान में क्या, हुरन इंडिया लिस्ट, ये नाम जरूर ध्यान में क्या, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में किसको बना है, मुकेश अंबानी को। इसी कड़ी में आगे चलते हैं, आगे की घटनाएं देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी घटनाएं हैं। ये देख लिया था हमने, इसके बाद ये देखते हैं। देखो, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी जी, दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी जी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब ये बताना कि दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी जी है, वो पहले अपने वकालत करने गए थे, फिर वहीं से उन्होंने वहां के स्वतंत्र आंदोलन, वहां के कुछ अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए थे, कुछ बुकें भी लिखी थी, वहीं पे रिसर्च भी किए थे, फिर भारत आए थे। तो दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी जी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, तो बताओ, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, प्रिटोरिया या ब्लोम फाउंटेन। तो हमें ध्यान में रखना है कि जोहान्सबर्ग जो वहां की सिटी है दक्षिणी अफ्रीका की, उसके अंदर महात्मा गांधी जी की कितनी, 8 फुट, 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। दक्षिणी अफ्रीका के किस शहर में महात्मा गांधी जी की 8 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वह है जोहान्सबर्ग। आगे की घटनाएं हम देखते हैं। ये देखो, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ होगा, ये हमें बताना है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन तो कहाँ हुआ, हांगजू चीन में हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ, भारत के जो सदस्य गए थे खेलने वाले, उनने कितने पदक जीते थे, 107 पदक जीते थे। उनमें कितने, 28 स्वर्ण थे और 38 रजत थे और 41 कांस्य थे। ये पदक भारत ने जीते थे, और पदक तालिका थी उसमें भारत का कौन सा स्टैंडर्ड था, फोर्थ स्टैंडर्ड, फोर्थ रैंक थी भारत की। तो ये बताओ, पहले कौन था, पहले पे चीन जिसने करवाया था, दूसरा कौन था, दक्षिणी कोरिया, और तीसरा, पहले पे चीन, सॉरी, दूसरे पे जापान था। पहले पे चीन, दूसरे पे जापान और तीसरे पे दक्षिणी कोरिया, और चौथे नंबर पे था भारत। तो भारत ने कुल 107 पदक जीते थे। तो फिर जहां आयोजन होता है उसके बाद जो नेक्स्ट आयोजन होता है, उस देश को वहां के आयोजन की मेंबरशिप दी जाती है। तो उनमें बताओ 2026 का आयोजन कहाँ होगा, क्या दक्षिणी कोरिया, फिलीपींस, नगोया या कोलंबो। तो हमें ध्यान रखना है, ये नगोया है, जापान का शहर है। तो कहाँ होगा 2026 एशियन गेम्स का आयोजन, नगोया जापान में होगा। इसको ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है कि 2026 के एशियन गेम्स कहाँ होंगे, तो नगोया जापान में होंगे। ये जापान का एक औद्योगिक एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है। तो ध्यान में रखना, नगोया जापान में 2000 एशियन गेम्स 2026 के एशियन गेम्स का आयोजन होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी, चलो आगे चलते हैं, आगे की घटनाएं देखते हैं। अब ये देखो, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है, हमें बताना है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस
ये बताना है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 1 दिसंबर या 1 अक्टूबर को? तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मेंटल हेल्थ दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को हर साल। तो जो 10 अक्टूबर 2023 को मनाया गया था, कोई भी प्रोग्राम करते हैं या फिर जो दिवस वगैरह कुछ भी प्रोग्राम उसमें बनाते हैं, उसके एक स्पेशल थीम ली जाती है, फिर उसी थीम पे कार्य किया जाता है। तो जो 2023 की विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम थी, उसमें थी मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो मेंटल हेल्थ है वो सभी का अपना एक सार्वभौमिक अधिकार है। मनुष्य के जो अधिकार होते हैं जीने के वगैरह, उनमें भी इसको शामिल ये मान के चलो कि इन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है, ये सभी का अपना अधिकार है, मानसिक जो स्वस्थ मेंटली व्यक्ति स्वस्थ रहे इसके लिए। तो ये ध्यान में रखें, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। 2023 की थीम क्या थी? मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। आगे की घटनाएं देखते हैं। थोड़ा सा आज इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो हाल ही में किस राज्य ने गंगेटिक डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव के रूप में घोषित किया गया? यह आपको बताना है कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है, मछली का नाम है, उसको किस राज्य ने जलीय जीव के रूप में घोषित किया है? तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो इसको ध्यान में रखना। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने क्या किया है कि जो गंगेटिक डॉल्फिन है उसको अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया, जबकि भारत ने पहले ही 2009 में इसे जलीय जीव घोषित कर दिया था। कब किया था? भारत ने 2009 में, इसको ध्यान में रखना। और अभी हाल ही में किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। फिर देखो, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया? किसने पदभार ग्रहण किया है? इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स, IACC, यह इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? यह आपको बताना है। क्या वो अनिल सिन्हा है, पंकज बोहरा है या राजीव अवस्थी है या दीपक कुमार है? आपको इसमें से बताना है। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया? वो है पंकज बोहरा। इसको ध्यान में रखना। पंकज बोहरा है जो एक ऑडिटर अकाउंटेंट के रूप में क्या है, इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स में शामिल किया गया है और उसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारत के लिए भी एक उपलब्धि है। कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। इसको ध्यान में रखना। इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो है पंकज बोहरा को। आगे के चलते हैं। देखो, एक है वर्ल्ड साइट डे, 2023 कब मनाया जाता कब मनाया जाता है? इसको ध्यान में रखना। वर्ल्ड साइट 2023 कब मनाया जा रहा है? सॉरी, सही लिखा है। वर्ल्ड साइट 2023 कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है, ये इसलिए क्यों लिखा गया है क्योंकि ये अक्टूबर के सेकंड जो दूसरा गुरुवार होता है उसको मनाया जाता है। सेकंड सप्ताह के दूसरे गुरुवार के दिन मनाया जाता है। तो ये ध्यान में, वर्ल्ड साइट 2023 है वो 12 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस बार जो 2023 में वर्ल्ड साइट डे मनाया जा रहा है वो कब मनाया जा रहा है? 12 अक्टूबर को। ये किस लिए मनाया जाता है? कि जो अपनी आंखों की रोशनी, आंखों की देखभाल है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो इस वर्ष की जो थीम थी उसका था लव योर आईज एट वर्क, लव योर आईज एट वर्क, लव योर आईज एट वर्क। ये ध्यान में रखना। ये 2023 वर्ल्ड साइट डे की थीम थी और कब मनाया जा रहा है? 12 अक्टूबर 2023 को। ये अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के
के गुरुवार को हर वर्ष मनाया जाता है? ये ध्यान में रखना। जो वर्ल्ड साइट डे है वो अक्टूबर के दूसरे सप्ताह के हर गुरुवार को मनाया जाता है, और अब की बार जो मनाया जा रहा है वो 12 अक्टूबर को मनाया गया था, और इसकी थीम थी लव योर आइज एट वर्क। इसको ध्यान में रखना, इस बार की थीम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना कि लव योर वर्क एट वर्क, लव योर आइज एट वर्क। आगे चलते हैं। 2025 के एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? ये ध्यान में रखना, बहुत दिनों बाद भारत को मिली है। इसको आंसर है भारत, ये ध्यान में रखना। 2025 की एशियाई आर्म्स रेसलिंग चैंपियंस मेजबानी किस देश को मिली है? वो मिली है भारत को। अब आपसे पूछा जाए कि एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप कब होगी, तो 2025 में होगी। कि कौन करवाएगा, मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा, इसका ध्यान में रखना। आगे हम चलते हैं अपने सेशन की कड़ी में। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ दिवस तो हमने देख लिया। अब देखो आगे, इसी की कड़ी में थे अमर खजी महादेव क्षेत्र नई लेपर्ड सफारी। अब लेपर्ड सफारी पहले कहाँ थी? जयपुर में थी। इसको मंजूरी मिली है, नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी मिली है। कौन सा क्षेत्र है? अमर खजी महादेव क्षेत्र। अमर खजी महादेव क्षेत्र है को नई लेपर्ड सफारी की क्या मिली है? अमर खाजी महादेव महादेव क्षेत्र है, उसको नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है। वो किस जिले में, ये बताना आपको। किस जिले में? भरतपुर में है, उदयपुर में है, सलम्बर में है, कि ये बारां में? ये राजस्थान का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले लेपर्ड सफारी थी वो जयपुर में थी, वहां से 3 थी सफारियां मिली हुई है। अमर खजी महादेव क्षेत्र है वो कहाँ पड़ता है? तो आपको ध्यान में रखना, वो उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में पड़ता है, जिसे अमर लेपर्ड सफारी की नई लेपर्ड सफारी के रूप में मंजूरी मिली है। अमर खजी महादेव क्षेत्र है कौन से जिले में पड़ता है? उदयपुर में। उसको अभी हाल ही में लेपर्ड सफारी की मंजूरी दी गई है, ये ध्यान में रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि आरपीसी में किन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई, ये आपको बताना है। अब देखो, आरपीसी क्या है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एक आयोग है जिसके अंदर 7 तो सदस्य होते हैं प्लस एक अध्यक्ष होता है। कुल मिला के 8 सदस्यीय आयोग है। ये ध्यान में रखना। तो आरपीसी के 3 नए सदस्यों में फिलहाल में अभी नियुक्ति की गई है। उनमें कौन कौन है? कर्नल केसरी सिंह, आयूब खान, कैलाश चंद मीणा और उपयुक्त सभी। तो ध्यान में रखना, ये उपयुक्त सभी है। कर्नल केसरी सिंह की भी अभी हाल ही में घोषणा की है, आयूब खान की भी की है, और कैलाश चंद मीणा, ये तीनों अभी हाल ही में आरपीसी के सदस्य बनाए गए हैं। तो आरपीसी का अध्यक्ष कौन है? श्रोत्री। इसको ध्यान में रखना, अभी जो आरपीसी का अध्यक्ष है वो श्रोत्री है। हाल ही में आरपीसी किन 3 नए सदस्यों की घोषणा की गई? वो कर्नल केसरी सिंह, आयूब खान और कैलाश चंद मीणा, ये तीनों की घोषणा अभी हाल ही में इन्हें नियुक्त किया है। तो इसको ध्यान में रखना। इसी कड़ी में आगे चलते हैं। देखो, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन है एक, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन है जिसका नाम है कांडे नास्ट। कोंडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? अब ये क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अमेरिका की है, उसने बताया है, उसका ट्रेवल मैगजीन है, उसका नाम है कोंडे नास्ट। कोंडे नास्ट, ये ध्यान में रखना। और किसको बताया है? किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है इसने? तो उम्मेद भवन पैलेस रखा है, या रामबाग पैलेस जयपुर को, या सरिस्का पैलेस अलवर को, या लेक पैलेस उदयपुर को? अब इन्होंने क्या है कि जो उम्मेद भवन पैलेस है वो जोधपुर में है, इसको ध्यान में रखना। उम्मेद भवन पैलेस को है ना, जो कोंडे नास्ट है अमेरिका की मैगजीन, ट्रेवल मैगजीन, उसने इसको पूरे देश में प्रथम स्थान पर रखा। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में, ये एक होटल है, इसको रखा है। ध्यान में रखना, अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन है नांडो कोंडे नास्ट, जिसने देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सी होटल को रखा है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को रखा है, राजस्थान की है।
फिर देखो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवाद दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। ये भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहले जो सारे हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवाद दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हुआ। अब ये बताओ कौन सा होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, या मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, या जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, या जय मनीष जनजातीय विश्वविद्यालय कोटा। इनको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, जो क्या देगा, गांधी दर्शन में डिप्लोमा देगा। और पहली बार होगा, पहला विश्वविद्यालय होगा जो गांधीवाद दर्शन पे डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा। वो कौन सा होगा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आगे की घटना पे कि क्या हुई थी। अब देखो भारत में जितनी भी ये सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें चल रही है वंदे भारत, तो ये चल रही है तो इनको रास्ते में कहीं खराबी हो जाती है तो इनका ये तो है नहीं कि एक फिक्स जगह इनका जो मेंटेनेंस का कारखाना होगा। सारे स्टेट या कहीं जिस जोनल के मध्य या कहीं भी एक स्टेट जहां पे उनको मेंटेनेंस के लिए कारखाना कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाता है, उसमें उनकी रखरखाव या फिर उनका मेंटेनेंस किया जाता है। इसमें क्या है, देश भर में दौड़ रही सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव लिए किस स्थान पर 141 करोड़ की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाए। कहां पर, वो राजस्थान में। अब राजस्थान में कहां बनाया जा रहा है ये हमें बताना है। तो किशनगढ़ रेलवे स्टेशन अजमेर, मेड़ता रेलवे स्टेशन कुचामन, या भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर, या उदयपुर वाटी रेलवे स्टेशन उदयपुर। इसको ध्यान में रखना है। तो बताओ ये वंदे भारत ट्रेनों का मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनाया जा रहा है, तो हमें बताना तो वो है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। इसको ध्यान में रखना। भगत की कोठी जो रेलवे स्टेशन जोधपुर है उसमें भारत की वंदे भारत ट्रेनें हैं उनके कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है और वो राजस्थान में है। तो राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर। इसको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं इसी कड़ी में नेक्स्ट। अब ये देखो प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन का क्षेत्र घोषित किया गया है। ये हमें बताना है। प्रदेश का मतलब हम राजस्थान को पढ़ रहे हैं। अब राजस्थान में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया। अब कौन से क्षेत्र को मछली रिजर्व कंजर्वेशन घोषित किया गया ये हमें बताना है। बड़ी तालाब उदयपुर, या बिसलपुर रिजर्व केकड़ी, या फिर सोरसेन बारा में, या गैप सागर डूंगरपुर में। तो इनको हमें बताना है। तो बताइए। तो प्रदेश का मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है वो बड़ी तालाब उदयपुर को किया गया है। ये ध्यान में रखना। बड़ी का तालाब जो उदयपुर में है उसको प्रदेश राजस्थान का मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट कड़ी में। आगे की घटनाएं देखते। ये देखो राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन घोषित किसे किया गया ये हमें बताना है। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य का मतलब हम राजस्थान पढ़ रहे हैं। ये ध्यान में रखना। राजस्थान का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया वो किसे किया गया ये हमें बताना है। तो बताओ बीड़ फतेहपुर को, या कंजर्वेशन रिजर्व है गंगा घाट जयपुर को, या बालेश्वर नीमका थाना को, या बांध आमली सीकर को। बताओ कौन सा है। तो ये देखो 30वां वन्य जीव है वो बीड़ फतेहपुर, जो कहाँ पड़ता है, सीकर में। बीड़ फतेहपुर जो है वो सीकर में पड़ता है। उसको राजस्थान का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। अब जो बाकी दिए हैं जो कंजर्वेशन रिजर्व, गंगा घाट है जयपुर, ये कौन सा है, राजस्थान का 29वां। ये ध्यान में रखना। फिर बालेश्वर नीमका थाना है यह है 28वां, और जो बांध आमली सीकर है ये है 27वां, और जो खिंचन जोधपुर है वो है 26वां। बस इतना सा ध्यान रखना। 26वां किसे बनाया गया था, खिंचन जोधपुर को बनाया गया। 27वां बांध आमली सीकर को, 28वां बालेश्वर नीमका थाना को, और 29वां गंगा घाट जयपुर को, और बीड़ फतेहपुर को तीसरा बनाया गया। हाल ही में एकदम से नया है, सबसे नया यही है बीड़ फतेहपुर सीकर। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आएगा राजस्थान एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं राजस्थान के हैं। तो पुस्तक कुदरत सु कुचमाद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 किसे दिया गया ये बताना है।
पुस्तक का नाम क्या है? कुदरत सु कुचमाद। ये किसकी पुस्तक है जिसके लिए उन्हें राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं संस्कृति का कौन सा पुरस्कार मिला है? सूर्यमल शिखर पुरस्कार मिला है। तो हमें ये बताना है, तो बताओ डॉक्टर मनमोहन सिंह या मालचंद तिवारी या डॉक्टर रेणुका व्यास या मालचंद तिवारी, ये दो आ गया। तो जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, अपने पूर्व पीएम नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव एक लेखक है जो भारत जिसको राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? कुदरत सु कुचमाद। कुदरत सु कुदरत सु कुचमाद इनकी पुस्तक है। किनकी पुस्तक है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को, जिनको राजस्थानी साहित्य भाषा एवं संस्कृति का 2023-24 का सूर्यमल शिखर पुरस्कार दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ध्यान में रखना, इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में लेंगे क्योंकि 2023-24 का है तो लेटेस्ट है। और ध्यान में भी रखना, सूर्यमल पुरस्कार है, मिश्रण पुरस्कार है, वो पूछा भी जाता है। अब की बार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को मिला है। उनकी पुस्तक का नाम पूछा जाए तो बताना है कुदरत सु कुचमाद। ये राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा में लिखेंगे, बोले कि कुदरत क्या कुचमादी करे छोरा, इसलिए कोई भी चीज यदि कोई आपा कुचमादी करसे तो भी को आपन पर गलत इफेक्ट करसी बाज की चीज आपन पर गुस्सो होसी, हिसाब कुदरत के साथ आप छेड़छाड़ी कर रहे हैं तो बा भी गुस्सो हो रही है। बी के बारे में इस पुस्तक में पूरी चीज बताई गई है। चलो आगे चलते हैं। फिर कुछ हमने क्वेश्चनों में नहीं लिखे, कुछ जो न्यूज थी उनको ज्यादा हो रही थी तो उनको हमने इसमें ले लिया है, स्लाइडों में लिया है। तो उस न्यूज को आपको मैं बताते हुए चलूंगा, आपको ध्यान में रखना है उन बातों को क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही है। देखो, एक मणिकांता ने 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। मणिकांता ने 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड 100 मीटर में किसने बनाया है? मणिकांता है। जो सर्विसेज के मणिकांता एचएस ने राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप है, कहा चैंपियनशिप में दिन में पुरुषों में 100 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। 21 वर्षीय मणिकांत है, वो 10.23 सेकंड समय को लेकर चीज कर गए इसमें। ये अपने आप में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड का आए तो बिल्कुल ये कर गए, हिट किया है, नंबर 3 जीता है, आए तो तीसरे स्थान पर है, तो फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया है। लेकिन ये अपने आप में जो पहले के राष्ट्रीय भारत के जो रिकॉर्ड थे उनमें बहुत अच्छा प्रदर्शन है और सबसे कम टाइम है 10.23 सेकंड का। कौन है? मणिकांत है। किसमें? 100 मीटर में। क्या कौन से में? राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कहाँ चल रहे हैं? जमशेदपुर। अब ये जमशेदपुर में चल रहे हैं, तो जमशेदपुर है कहां पर? झारखंड में। इसको ध्यान में रखना। जमशेद राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप जो फिलहाल में 2023 के वे कहाँ चल रहे हैं? जमशेदपुर में चल रहे हैं। कहाँ है? झारखंड में है। जिसमें मणिकांत ने 100 मीटर में अपना ही राष्ट्रीय एक भारत में जो खुद कम टाइम का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ के 10.3 सेकंड का समय लिया है। आए तो तीसरे नंबर पे, पर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने, तो इसको ध्यान में रखना। फिर देखो, एक है ऑपरेशन अजय, इसको ध्यान में रखना। जितने भी कहीं भी हमारे ऑपरेशन किए जाते हैं तो उनका एक स्पेशल नाम रखा जाता है। तो ऑपरेशन अजय कहाँ के लिए रखा? जो अपने इजराइल और हमास, ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है, वहां पे युद्ध हो रहे हैं, एक दो धर्मों के बीच, दो संगठनों के बीच जो युद्ध चल रहे हैं, उनमें जो वहां पे इजराइल में जो हमारे भारतीय फंसे हुए थे, जो वहां पे रह रहे थे, पढ़ रहे थे या जॉब कर रहे थे, जिससे भी थे, जो भारतीय है, जो भारत ने इजराइल लौटने से इच्छुक जो अपने नागरिक है, जो इजराइल से भारत लौटना चाहते हैं, उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। इसको ध्यान में रखना। ऑपरेशन अजय किसके लिए चलाया गया है भारत सरकार द्वारा? कि जो इजराइल में भारतीय रह रहे हैं उनको भारत वापस लाने के लिए अजय ऑपरेशन चलाया गया है। इसको ध्यान में रखना। फिर आगे चलते हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं कि यह पर्यावास अधिकार मतलब खुद को रहने का आवास, अपने आवास में रहने का एक स्पेशल अधिकार होता है। हम जहाँ भी रहते हैं, अपना घर बार होता है, वहां पे रहने का हमें अधिकार होता है, वहां से हमसे कोई नहीं छीन सकता। उसी हिसाब से पर्यावास अधिकार किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी समूह है, उस छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी समूह है, उसको आवास का अधिकार मिला है। पर्यावास अधिकार किसको मिला? छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी
समूह था उसको रहने के लिए अपना अधिकार मिला है। ये क्या है कि आदिवासी लोग हैं वो जंगलों में ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, तो उनको उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता। अब उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि आप भी घर बना के या आराम से कहीं भी रह सकते हो, आपको रहने रहने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, आप यहाँ क्यों रह रहे हो। तो पर्यावास का अधिकार किसको मिला है? छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी समूह को मिला है। इसका रीजन क्या दिया उन्होंने? पर्यावास अधिकार उनके निवास के पारंपरिक क्षेत्र, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, आर्थिक और आजीविका के साधनों, जैव विविधता और पारिस्थितिकी के बौद्धिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण पर अधिकार प्रदान किया है। मतलब उनकी आदिवासियों की अपनी एक कल्चर होता है, उसकी सुरक्षा का अधिकार, उनकी उनका संरक्षण करना उनका अधिकार है। उनके तहत इसको दिया गया पर्यावास का अधिकार। किसको दिया गया? छत्तीसगढ़ में बेगा आदिवासी समूह को। इसको ध्यान में रखना। बेगा आदिवासी समूह है, बेगा आदिवासी समूह है जिसको छत्तीसगढ़ में है, उनको अधिकार दिया है। फिर देखो एक है भारत IRA उपाध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया। अब ये बताओ, इंडियन इंडो एशियन जो समूह है, हिंद महासागर के जो समूह देश है, उनके उनका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को बनाया गया। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी थे, वो गए थे। कहाँ गए थे? ये कहाँ हो रहा है? इनका सम्मेलन हो रहा है। IORA का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है, जिसकी 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक कोलंबो में हुई, क्योंकि श्रीलंका बांग्लादेश से अध्यक्षता ग्रहण की। अब ये पहले बांग्लादेश में हुई थी पिछली बार, अब की बार कहाँ हो रही है? श्रीलंका ने। श्रीलंका में श्रीलंका क्या हो गया? इसका IORA का अध्यक्ष कौन हो गया? श्रीलंका। और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत को। ये ध्यान में रखना। मंत्रिपरिषद IORA की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। भारत ने अगले 2 वर्षों के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का उपाध्यक्ष पद संभाला है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। अब ये IORA है, इंडो ओशियन रिम एसोसिएशन, मतलब हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है। उसके चारों ओर के जो देश है घेरे में, जो जिनके सीमाएं लगती है हिंद महासागर, उनका एक ग्रुप बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है IORA, इंडो ओशियन रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, जिसका अध्यक्ष फिलहाल में जो 23वीं मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? श्रीलंका के कोलंबो शहर में हो रही है। तो अध्यक्ष कौन हुआ? इसका अध्यक्ष हुआ है श्रीलंका। पहले किसके पास थी? बांग्लादेश के पास। और इसका उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? वो बनाया गया है भारत को। भारत की तरफ से कौन गए हैं? विदेश मंत्री जी एस जयशंकर जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में। यह अंतर सरकारी संगठन है, इसको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट में है। थोड़ा सा विदेश अंतरराष्ट्रीय इसलिए। फिर आगे इसी कड़ी में हम चलते हैं। ये है जो जितेंद्र सिंह जी है, ये हमारे सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र सरकार में मंत्री है। तो इन्हें इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली को लॉन्च किया है, ये ध्यान में रखना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 का सार्वजनिक शिकायत पोर्टल ट्री डैशबोर्ड में स्वचालित विश्लेषण लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। वो कहने अपने सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री है। इसके तहत है सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए अखिल भारतीय एकीकृत सेवा पोर्टल और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया गया है। मतलब हमारे जितने भी भारत की या फिर किसी की शिकायतें होती है, उनको इस पे हम लिख कर या मेल करके अपने जैसे भी अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके भेज सकते हैं, उन पे भारत सरकार गौर करेगी। इसके लिए किया है इन्होंने इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली 2.0 लॉन्च। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है केंद्र सरकार में। इसको ध्यान में रखना। फिर देखो आगे चलते हैं। एक कैबिनेट के एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत, इसको ध्यान में रखना। मेरा युवा भारत एक स्वायत्त संस्था बनाई जाएगी, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवा होंगे और उनका फायदा 15 से 29 साल के युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त निकाय की बनाने की घोषणा की है, जिसमें माई भारत, जिसको नाम दिया है मेरा युवा भारत, इसकी स्थापना की जाएगी, जिसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं को फायदा मिलेगा।
इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं का विकास, जिसको नौकरियां जॉब वगैरह जितने भी हो रहे हैं जो युवा है उनके विकास के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। तो उस संस्था का नाम क्या है? माई भारत या मेरा युवा भारत। ये कैबिनेट केंद्र सरकार की तरफ से इनको मंजूरी है। ये सेंट्रल लेवल की संस्था होगी जिसका मुख्य उद्देश्य होगा भारत का इसका युवा के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसको ध्यान में रखना। इससे आगे चलते हैं। ये देखो, भारत इन स्पेस, ये ध्यान में रखना, भारत ने इन स्पेस 2023 से 33 के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का इनका अनावरण किया। वो किस लिए किया है कि जो भी भारत में, जिसका उद्देश्य यही है कि अंतरिक्ष में जो बाजार है उसको भारत का हिस्सा बढ़ाना, भारतीय अंतरिक्ष व्यापार का हिस्सा बढ़ाने के लिए इसकी घोषणा की गई थी। इसको ध्यान में रखना। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने एक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण का अनावरण किया जो मांग निर्माण और स्थानीय विनिर्माण पर केंद्रित है। भाई किसी को स्पेस की कितनी उसमें, मतलब ये एक मान लो एक तरह से बाजार संस्था है जो क्या करेगी, आर्थिक से अपने जो स्पेस से संबंधित सामान है या फिर जिसको रिक्वायरमेंट है उसको उपलब्ध कराएगी, डाटा है या फिर जो भी सुविधाएं है वो उपलब्ध करवाएगी यदि कोई निजी क्षेत्र में भी करना चाहता है तो। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष बाजार क्षमताओं को बढ़ाना और इन स्पेस के भीतर एक अंतरिक्ष आउटरीच विंग स्थापित करना है। मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत के अंतरिक्ष बाजार क्षमताओं को बढ़ाना और इन स्पेस के भीतर एक अंतरिक्ष आउटरीच विंग की स्थापित करना है। इसको ध्यान में रखना। फिर देखो, एक महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की नाम से योजना स्टार्ट की है। किसने की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो उस लेक लड़की का मतलब है प्यारी बेटी के नाम से योजना स्टार्ट की। उसमें क्या मिलेगा? 1.01 लाख, मतलब 1,01,000 रुपए लड़की के जन्म पे दिया जाएगा। मतलब बालिका सशक्तिकरण में जो लिंग भेद वाला सिस्टम उसको खत्म करने के लिए लड़की के जन्म पर जो महाराष्ट्र सरकार है वो 1,01,01,000 रुपए देगी। वो कैसे देगी? जन्म पे देगी उसको 5,000 रुपए। लड़की का जब जन्म होगा तब 5,000 रुपए देगी। उसके बाद 6,000 रुपए कब देगी? जब वो फर्स्ट क्लास में स्कूल में एडमिशन लेगी उसमें देगी। फिर जब ये 18 साल की हो जाएगी तब उनको 75,000 रुपए एकमुश्त देगी। राज्य सरकार ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्मी लड़कियों के लिए प्रभावी होगी और इस योजना का फायदा जितनी भी अब जो लड़कियां पैदा हो रही है उनको 1 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार देगी। मतलब पहले क्या होता था, यहाँ पे जो अपना लिंगानुपात कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए या फिर बालिका के अस्तित्व को बचाने के लिए या जो भेदभाव है, लिंग भेदभाव उसको खत्म करने के लिए भारत सरकार हो चाहे किसी स्टेट की सरकार हो वो योजनाएं ला रही है, जिससे कि क्या कि लड़कियों को पहले बोझ माना जाता है, उस एक सिस्टम को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो आगे चलते हैं। अब देखो हमारी आज की जो मुख्य न्यूज थी वो मैं आपके सामने लेकर आ गया सारी, जो इन सभी को ध्यान में रखना है। बहुत ही अच्छी न्यूज थी आज की जितनी भी थी। एक दिन हमने बीच में छुट्टी कर ली थी, उसको भी ध्यान में, बीच में छुट्टी थी तो आज की जो स्लाइड है वो बड़ी हो गई थी, किसी निजी कारणों से छुट्टी भी करनी पड़ जाती है कभी कभी। तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ते रहिए, आपके पीछे का डाटा हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और हमारा यूट्यूब है जो सीकर क्लासेज है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपके लिए क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीकर क्लासेज की तरफ से। धन्यवाद।